नमस्कार दोस्तों, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। हम अभी राशियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राशियों का चैप्टर हालांकि लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि ये राशियों का चैप्टर अगर लंबा होता है तो आपको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पहले राशियों को समझ लें और फिर उसके बाद हम ग्रहों में जाएं, तो हमें ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी राशियों में ही हम लोग हैं। अब तक मैं सारी राशियों के संदर्भ में विशेषता बता चुका हूँ और अब उनको कंपाइल करके एक में ला रहा हूँ। जैसे मेष राशि का मैंने बताया, कंपाइल किया, वृष राशि का किया, मिथुन का किया, कर्क का किया, सिंह का किया, कन्या का किया। आज उसी की अगली कड़ी में 7वीं राशि तुला के बारे में बात करता हूँ। अब जो मैंने पढ़ाया उन्हीं चीज़ों को आप याद कर लीजिए कि मैंने क्या पढ़ाया। आपको तुला राशि की विशेषता पता चल जाएगी। हालांकि आप भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि राशियों के चैप्टर को कंक्लूड अगर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए भी रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें तुला राशि की आज, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, वीनस लग्जरी के कारक हैं, यानी कि जो हमारे ऐशो आराम है ना, उन सब के कारक हैं। तुला राशि में जब आगे बढ़ेंगे तो गुण इनके भी आएंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी लॉर्डशिप जो है आपको वीनस का है, तो इस तुला राशि में वीनस के भी गुण आएंगे। आगे और कहाँ कहाँ से गुण आएंगे ये भी आगे बताऊंगा। नौमांस की राशि के गुण आएंगे, राशि स्वामी के गुण आएंगे। अगर आपके लग्न की बात हो रही है तो लग्न में जो ग्रह बैठे हैं उनके गुण आएंगे। तो ये सब देखना पड़ता है, लेकिन पहले हम राशियों को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र लग्जरी के कारक हैं। आपके जितने भी ऐशो आराम हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। पत्नी आपकी शुक्र से देखी जाती है। विवाह होगा या नहीं होगा, शुक्र से देखे जाते हैं। तो खैर, इन सब बातों को छोड़िए, तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, विषम राशि। तो पहले बात कर लेते हैं कि विषम राशि, तुला राशि विषम राशि में आती है। विषम राशि का क्या है? विषम राशि जो है वो पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, यानी कि पुरुषत्व इस राशि में शामिल है। इस राशि में पुरुषत्व शामिल है, यानी कि महिला भी होगी तो थोड़ी सी पुरुषत्व होगी, क्रूरता, थोड़ी बहुत क्रूरता भी होगी। अब ये बात डिवाइड नहीं करना है कि महिला और पुरुष की बात करना है, लेकिन समझने की बात है कि इस राशि में थोड़ी सी क्रूरता होगी विषम राशि होने के कारण। अब इस राशि में और क्या विशेषता हो सकती है? ये चर राशि है। चर राशि क्या है? परिवर्तनशील। चर राशि मतलब फिक्स्ड साइन, तो फिक्स्ड नहीं, मूवेबल साइन। तो मूवेबल साइन है, तो ये मतलब परिवर्तनशील है, मूव करता है। विचारों में परिवर्तन, पढ़ाई में परिवर्तन, किसी चीज़ में आप परिवर्तन ही इस राशि में देखेंगे। ये अगर आप बात करें कि अगर कुछ वो कर रहा है और आप उसको बोले कि भैया ये तुम ये नहीं करो, ये करो, तो वो वहाँ से परिवर्तित करके आपके बात को समझ जाएगा और वो उस तरह से करने लगेगा। तो ये राशि जो है परिवर्तनशील है, ये मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये अपने काम में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि आप इनको आसानी से समझा सकते हैं। किसी चीज़ को अगर गलत कर रहा है तो उसको आसानी से समझा सकते, भैया देखो ये तुम गलत कर रहे हो, इसको समझ जाओ, तो वो समझ सकता है। स्थिर राशि में क्या होता है? वो जिद्दी होता है, वो जल्दी सुनता नहीं है, वो एक बार तय कर लिया। खैर चलिए, हम बात करते हैं तुला राशि की। इसमें क्या है? वायु तत्व।
वायु तत्व क्या है? वायु तत्व में के लोग जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बातचीत की शैली बड़ी अच्छी होती है। इनको क्या है कि नई नई चीज़ों जो है सीखने के मतलब उत्सुक रहते हैं। ये मतलब नए चीज़ सीखने के लिए प्रेरित मतलब उतावले रहते हैं। आप इनको देखिएगा नए नए टॉपिक या ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हुए, ताकि इनको ज्ञान मिलता रहे। कहीं ना कहीं से ये ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ये इनमें एक और गुण है कि अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते। दूसरों को जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये अपने सीक्रेट जो है वो बताना नहीं चाहते हैं। अगर बात करें कि इनका एक सबसे बड़ा गुण क्या मुझे अच्छा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ में अटक गए तो जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेंगे ना, तब तक इनको चैन नहीं आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तभी इनको चैन आया। अच्छा, एक बात और कि ये लॉजिकल इतने माइंड के शार्प होते हैं कि अपनी गलत बातों को भी ये सही साबित कर देते हैं। मतलब किसी बात पे अड़ गए तो फिर नहीं भैया, उसको तो हम अपने तर्क से साबित कर ही देंगे कि मैं सही हूँ। तो ये गुण है, ये वायु तत्व का गुण है। तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। अगर हम बात करें कि इस राशि में दोष कौन सा होगा, तो दोष में इनमें त्रिदोष आता है। पित्त, वात, वायु, कफ, यानी कि हर तरह का जल से संबंधित प्रॉब्लम, गैस से संबंधित प्रॉब्लम, पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। इन राशि जो आपको त्रिदोष वाली राशियां हैं, उनमें एक बड़ा संकट की स्थिति होती है कि जब तबीयत खराब होते हैं ना इनकी, थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि वो कौन सी मतलब से पीड़ित हैं वो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है, लेकिन तरह तरह के टेस्ट ज़्यादा इनके होते हैं। और जब महादशा के दौर से जब गुजरते हैं ना, मतलब उस राशि के, तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब इन पे थोड़ा सा ज़्यादा अटैक हो जाता है, मतलब ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में त्रिदोष वाले लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी नहीं होगी। हम जान रहे हैं कि पित्त की बीमारी है तो इनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। वात वायु वाले बीमारी होगी तो वात वायु से रिलेटेड होगा। कब से है तो भैया पहले से ही सावधान कर दिए कि भैया जल मत छुओ, जल से बीमारी हो सकती है तुमको। लेकिन त्रिदोष वालों राशियों को किसी भी तरह की तीनों बीमारियां हो सकती हैं। गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जल से भी हो सकती है, पित्त से भी हो सकती है। तो ये चीज़ उसमें है। अब बात करें, ये अगर वर्ण व्यवस्था में बात करें तो वर्ण व्यवस्था में ये शूद्र जाति से होते हैं। मैं जाति व्यवस्था की बात नहीं करता हूँ, राशियों को वर्ण दिया गया है। तो ये शूद्र जाति, शूद्र क्या है? शूद्र समाज में सेवा करने में, सेवा के माध्यम से समाज में सहयोग करते हैं। जो आज कौन से सेवा कौन करते हैं? आज नौकरी पेशा लोग भी सेवा करते हैं, तो उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। तो अब जैसे ये मेहनती होते हैं, ये मतलब अगर समाज में समाज की सेवा कर रहे हैं तो ये मेहनती भी हो सकते हैं, मेहनती भी होते हैं। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये इनमें रजोगुण के रूप जो है गुण मिलते हैं। राजाओं जैसा मतलब गुण रहता है। तो अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो आप समझ लीजिए सतोगुण मतलब बहुत अच्छे गुण, रजोगुण उससे डाउन गुण, और तमोगुण मतलब आलसी, निद्रा में डूबने वाला ये है। ये लोग सक्रिय होते हैं, रजोगुण के होते हैं, सक्रिय होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। अगर हम इनकी तुला राशि की दिशा की बात करें तो आपको ये पश्चिम दिशा में तुला राशि आपको दिखती है। तो पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया तुला राशि को। अगर इसकी आकृति की बात करें तो आकृति जो है वो मानव के हाथ में तुला है। तुला किसके हाथों में होता है? तुला या तो व्यापारी वर्ग के हाथ में होगा,
या कानून के हाथ में होगा। अब मानव के हाथ में तुला, तो मानव है, ये चीज़ समझ लीजिए, वो मानव है, इसको मानव का गुण दिया गया है, यानी कि द्विपद है। तो जब हम ग्रह मैत्री में, कुंडली मिलान में, ये सब में देखेंगे तो उसकी राशियों को देखना पड़ता है कि भैया ये राशि मानव की है, ये द्विपद की है, या चतुष्पद की है, या बहुपद की है। तो इन सब चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरी बात यह है कि इन आकृतियों से ही पहचान की जाती है कि ये द्विपद है या चतुष्पद है। तो ये द्विपद की श्रेणी में आता है, तो तुला राशि द्विपद की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें कि ये, हाँ, तो तुला है तो व्यापारी हो सकता है। व्यापार, अगर ये तुला राशि उभरती है तो अगर ये व्यक्ति व्यापार करता है तो ज़्यादा बेहतर है। कानून के हाथ में भी तुला है तो कानून में मतलब लॉ के क्षेत्र में भी जाता है तो अच्छा है। अगर बात करें, ये सिरसोदय राशि है, सिर की तरफ से उदय होने वाली राशि है। और द्विपद राशि तो आपको बताया। अगर इसकी रंग की बात करें तो शुभ रंग जो है इसका नीला है। तो और ये दिवाबली राशि है, अर्थात दिन में अगर जन्म होता है तो आपके लिए राशि शुभ है। तो राशियों की ये कड़ी 7वीं राशि तुला की थी, और हम लोग 12वीं राशि पे ख़त्म करेंगे इसको, मीन पे। और मीन पे ख़त्म करने के बाद हम आपको राशियों में उच्च नीच बताएंगे कि कौन से ग्रह कहाँ पर उच्च होते हैं और कहाँ पर नीच होते हैं, कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, परम उच्च के होते हैं, ये होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की बात है। फिर मैं आपको आगे जो बताऊंगा, हाथों के कैलकुलेशन से आपको लग्न निकालना बताऊंगा। हालांकि वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एक ही वीडियो में दूंगा। और हाथों के कैलकुलेशन से, आज तारीख है इतने तारीख है, तो आप हाथों के कैलकुलेशन से लग्न के लगभग पास पहुंच जाओगे। इतना तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वो वीडियो भी लंबा होगा, 30-40 मिनट का पहुंच जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देते देते काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो लग्न निकालना भी मैं बता दूंगा इसी कड़ी में। मीन के बाद ख़त्म होगा, 2-4 एपिसोड के बाद लग्न निकालना बता दूंगा। हालांकि आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको लग्न तो निकलता है, तुरंत क्लिक करो और डेट ऑफ बर्थ डालो और लग्न निकल गया। लेकिन आपको आना भी तो चाहिए। लग्न कैसे निकलता है, क्या आपको पता है कि लग्न कैसे निकलता है? नहीं पता है, लेकिन मैं निकालना सिखाऊंगा आपको लग्न, और वो भी हाथों के कैलकुलेशन से। विश्वास कीजिए, अच्छी एस्ट्रोलॉजी यहाँ से सीख कर जाएंगे। देखते रहिए SSS एस्ट्रो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।